अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क की सियासत का स्याह तरीन दिन 27 दिसंबर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत वहाँ पे मौजूद थी। और 27 दिसंबर को होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बताती कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातिलों के हवाले से क्या प्रोग्रेस है, कातिल क्यों गिरफ़्तार नहीं हुए, जो जो उन पर इल्ज़ामात, जो लोग गिरफ़्तार थे और जिन्होंने जुर्म कबूल किया था, क्या उनको सज़ाएं हुई या नहीं, और अपनी परफॉर्मेंस बताते। लेकिन इसमें सबसे अहम बात जो एक हुई वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये थी, बड़ा एक हाइप क्रिएट की गई थी और पहले ये कहा गया कि आसिफ जरदारी साहब इस जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। फिर अचानक उनकी आमद हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम लाहौर को बेस कैंप बनाएंगे। और लाहौर से, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में रखी गई थी और पिछले 52 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या ही बदकिस्मती है कि 52 सालों के बाद जिस जगह से बुनियाद रखी गई थी वहाँ से एक सीट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं मिली। और वो अब लाहौर को बेस कैंप बनाएंगे और लाहौर में जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उन्होंने ऐलान किया है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे। सिंध का क्या हाल है? सिंध के हवाले से पिछले 14 सालों में मुसलसल इनकी हुकूमत है और कारकर्दगी उस पर कोई बात नहीं हुई। और चूँकि 18वीं तरमीम के बाद ख़ुद जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि अगर 18वीं तरमीम से मुतल्लिक पहले बता देता तो मुझे हुकूमत में आने ही ना दिया जाता। तो 18वीं तरमीम के बाद सूबे का क्या हाल है वो नहीं बता रहे। आज की स्पीच में उसका भी कोई जिक्र नहीं था। और जस्टिस तो ये होता कि आप सिंध के अवाम के लिए, सिंध के लिए बात करते, सिंध के हकूक़ की बात करते, सिंध के आम शहरियों की बात करते, उसकी बात आपने नहीं की, अपनी कारकर्दगी की बात नहीं की। सारा मलबा आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत गिराने के ऊपर आपने जोर दिया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की वापसी और तहरीक इंसाफ की मुश्किलात, बड़ा इस वक्त ख़बरें, चूँकि पूरे मुल्क का मौसम बहुत अच्छा हो गया है और ठंडा मौसम है, लेकिन इस्लामाबाद की सियासत का जो मौसम है वो गर्म है। और उसकी वजह यह है कि कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी हो रही है और वतन वापसी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना है। शेख रशीद साहब हमेशा पेशन गोइयाँ भी करते हैं, अब तो वो वज़ीर दाखिला हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट उनके पास है। वो ये कह रहे हैं कि हाथ अभी हमारे ऊपर से हटाया नहीं गया। इसमें वो क्या पैगाम देना चाह रहे थे और किसको पैगाम देना चाह रहे थे? और क्या वाकई इस तरह की जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के जो हालात हैं वो वाकई इतने, चूँकि तहरीक इंसाफ इस वक्त टूट फूट का शिकार है, लेकिन मुनज़्ज़म करने की उसको की कोशिशें हो रही हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा अपोजिशन इस वक्त उठा रही है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि PPP जैसी बड़ी सियासी पार्टी को जरदारियों ने टुकड़े टुकड़े करके रख दिया और टोकरी के अंदर डाल दिया और एक टोकरी बना दिया, टक्के की टोकरी जिसको कहते हैं। तो वो इल्ज़ामात और ये चीज़ें तो लगती रहती हैं, अपोजिशन भी तनकीद कर रही है, हुकूमत भी तनकीद कर रही है एक दूसरे पे, लेकिन फ़ायदा क्या आम आवाम को हो रहा है? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद कुरैशी साहब, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कुरैशी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सदीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सदीकुल फारूक साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में। और कुछ ही देर में हमें सेनेटर गयान चंद साहब ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू उनसे लेंगे। कुरैशी साहब, तमाम तर आज तनकीद का रुख आपकी तरफ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम लाहौर को बेस कैंप बनाएंगे, लाहौर से आपके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। लाहौर से ये कैंपेन चलाएंगे, मतलब मुझे तो हंसी आ रही है। इनसे कहें कि इनकी सियासत जो एक दो डिवीजन की पार्टी बन के रह गई है, तो लाहौर से इनसे पूछें कि इनका कोई UC का भी कोई काउंसलर कोई जीता हुआ है क्या? पंजाब के अंदर इनकी पोजीशन आपको पता है कि पंजाब के अंदर ये चौथे पांचवें नंबर पे भी नहीं आते। तो ये लाहौर को बेस कैंप बनाएंगे। प्रॉब्लम सारा ये है कि और कुछ छोड़ें, सिर्फ KPK का इलेक्शन देख लें कि उसके अंदर इनकी पोजीशन क्या थी, इन्होंने कितने वोट लिए, इनकी भी देख लें और नून लीग की भी देख लें। और मैं यहाँ ये कह दूं कि भले हमारे पास सीट्स कम है KPK की, लेकिन इस बात को हमें मद्देनजर रखना होगा कि हमारे ही लोग हमारे खिलाफ खड़े हो गए थे, जिसपे टिकटॉक की प्रॉब्लम जो चीजें थी आप उठा के देख लें। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशन अब बहुत बेहतर है KPK में। जो हमने गलतियां कोताहियां की हैं वो हमारे लीडर, हमारे चेयरमैन साहब ने उसको ट्वीट भी किया है, इस इशू को एड्रेस भी किया है।
और उसके बाद आपने देखा होगा हमने अपनी जो तंजीमें हैं वो तहलील कर दी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह नई तंजीम इन्होंने अनाउंस करने जा रहे हैं। अभी 21 रुकनी कमेटी बनाई है। असल चीज ये होती है, लीडर अपना विजन और अपनी गलतियां, अपनी ही पार्टी की गलतियां देखिए कि कहाँ हमसे मिस्टेक्स हुई हैं, कहाँ कोताहियां हुई हैं, और ये खुशफहमी में रहते हैं। इनका हाल ये है कि ये डर के मारे बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं करा रहे, जबकि हमने केपीके में करा लिया। इनसे कहें ना सिंध में कराएं, सिंध में अनाउंस करें। हाल ये है कि आज भी हमने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के बाहर हमने एहतजाज किया। हमने कहा कि आर्टिकल 140A हम चाहते हैं ये बहाल हो। हम चाहते हैं कि एम्पावर किया जाए मेयर को, ना ये मेयर को एम्पावर करना चाहते हैं। आपने देखा मुर्तजा वहां को किस तरीके से जज ने, जी जी सुप्रीम कोर्ट के जज ने इनको, क्योंकि ये सियासी लोग हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद भी ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को और पार्टी वर्कर्स को फायदा देने के लिए आए। कराची की आवाम तो रो रही है, तरस रही है। तो ये इनसे कहें, ये जहां ये 14 साल से हुकूमत कर रहे हैं वहां से कराची जीत के दिखा दें, लाहौर तो बहुत दूर की बात। ठीक है, बिल्कुल इसमें तो आप सही कह रहे हैं आप। ये अभी ज्ञानचंद साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, मैं उनसे ये सवाल उनसे पूछूंगा भी, और जी जी मैं उनसे सवाल भी पूछूंगा, लेकिन एक क्विकली आप जवाब दें, उसके बाद मैं सिद्दीक उल फारूक साहब की तरफ जाऊंगा। शहजाद कुरैशी साहब, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी हो रही है, और कहा यह जा रहा है कि इस वक्त आप भरपूर प्रेशर में हैं वतन वापसी से। किसने आपसे कहा? मुझे समझ में ये नहीं आ रही है कि ना, देखें अगर ये इतने बड़े बहादुर हैं तो वापस आ जाएं, सामना करें अवाम का। अवाम का कहाँ आ रहे हैं? ये तो मैं कब से सुन रहा हूँ। अभी नई डेट, मिर्जा इश्तियाक बेग साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर डेट दी थी, दिसंबर में आ रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं। तो ये तो छोड़ देना, अगर आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आए। आप वेलकम करेंगे, आप उनका वेलकम करेंगे, खैर मकदम करेंगे सर। हम इंशाल्लाह इनके लिए जेल साफ कराएंगे। अच्छा, जिस कमरे में इनकी कमरा कह लें और वो कह लें, हम साफ कराएंगे। अदालतों को ये सामना करें और अपनी सजा भुगतें, उसके बाद फिर इनको जो करना करें। कुरैशी भाई लाइन पे रहिएगा। सिद्दीक उल फारूक साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से लाइन पे मौजूद है। सिद्दीक उल फारूक साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, आपसे डायरेक्ट सवाल यही है कि शहजाद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि आ ही नहीं रहे, और अगर आएंगे तो हमने तो जेलें साफ करवा दी हैं, मोस्ट वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर साहब। शहजाद कुरैशी साहब जो भी कहें, उन्होंने नैब को भी इस्तेमाल किया, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स को भी इस्तेमाल किया, अब FIA को भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ तक इनके अपने लोगों का ताल्लुक है, वो 600 अरब रुपए चीनी की करप्शन करें, वो 600-700 अरब रुपए की दवाइयों में करप्शन करें, वो 300-400 अरब रुपए गंदम के स्कैंडल करें और उसमें करप्शन करें, वो कोविड-19 की गैर मुल्की इमदाद में से 40 अरब रुपए खा जाएं जी, और ऑडिट रिपोर्ट भी IMF के दबाव पर जारी करें। वो तो इनके लिए सब हलाल, जायज, फेयर, कोई करप्शन नहीं। बेचारे ये बड़े, इनकी लीडरशिप भी बड़ी मासूम है। अब 8.5 साल इनको KPK में हो गए हैं, और मेरे भाई कह रहे हैं कि जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब का विजन देखें, उन्होंने अब आके तंजीमें तोड़ी हैं। 8.5 साल का गन सारा इकट्ठा कर दिया और अब आके आपने मजबूरन तोड़ी हैं, और पता नहीं उसमें और क्या क्या निकलेगा। तो अभी आप, कमाल है, यानी ये तबाही और बर्बादी के ढेर पे बैठ के ये फसान डंके बजा रहे हैं। अजीब बात है, कौम को और मुल्क को कहाँ पहुंचा दिया है। आज बैन अवी सतह पे वो जो हमारा दोस्त है सऊदी अरब, जी जी, वो इनको अगर $3 अरब देता है तो कहता है इसको तो हाथ नहीं लगा सकते, नंबर 1। नंबर 2, 4% सूद भी दोगे। नंबर 3, 72 घंटे के नोटिस पे पैसे वापस ले लेंगे जब भी चाहे। ठीक। और नंबर 4, अगर फाल्ट हुआ तो तुम्हारे पाकिस्तान का दुनिया में जहां कहीं भी एसेट्स होंगे हम जब्त कर लेंगे। ठीक है सिद्दीक उल फारूक साहब, ये कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये आपके दिए हुए तोहफे हैं, तहाइफ हैं, और इस वजह से ये हो रहा है। अदरवाइज हमारी तो पॉलिसियां बहुत अच्छी थी, अगर आपने ये कर्जा ना लिया होता प्रीवियस हुकूमतों ने माजी में, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती IMF में जाने की और इतने महंगे सौदे करने की। चलिए जी, मैं इसका जवाब दे देता हूँ जी। ये जो 1.5 महीना पहले स्टेट बैंक और इन्हीं के गवर्नर बाकिर रजा साहब ने रिपोर्ट जारी की है,
उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है कि पीटीआई की हुकूमत ने 30,000 अरब रुपए का कर्जा इनहेरिट किया, यानी इन्हें विरसे में मिला, दाज में मिला जी। इस दुल्हन को, और ये कहते हैं हमने कर्जा दिया है। 30,000 अरब रुपए में से अगर आपने को कर्जा दिया होता तो 25,000 अरब रह गए होते, 20,000 अरब रह गए होते, 29,000 अरब रह गए होते। वो तो 52,000 अरब हो गए हैं। कौन सा कर्जा आपने वापस किया? 22,000 अरब रुपए का कर्जा आपने 3 साल और 4 महीने में ले लिया, और जो पहले वाला 30,000 है उसमें से टका वापस नहीं किया, $1 वापस नहीं किया, और झूठ बोल के किसको आप बेवकूफ बनाएंगे? ठीक है, अब आप बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, मजीद और सुने ना, जी 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 जी, डॉलर की कीमत जो है, आपने यहां जो भी किया, धरने दिए, 100 रुपए का डॉलर 120 का हुआ, 120 आपने इनहेरिट किया, आज 185 रुपए का डॉलर बिक रहा है। ये आपकी पोजीशन है। ठीक है, आज अवाम नास की जिंदगी को आपने जहन्नुम में धकेल दिया है। आज इन्फ्लेशन जो हमने 4% आपने हमसे लिया, और आप ही के वजीरों ने बताया है कौमी असम्बली में, ठीक, आज वो इन्फ्लेशन 16% से ऊपर चली गई है। ठीक है। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। अब सेनेटर ज्ञान चंद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज्ञान साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। आज चूँकि 27 दिसंबर मोहतरमा की शहादत, और उस वाले से चूँकि पूरा जलसा था, आपकी पूरी क़यादत वहाँ पे मौजूद थी। चेयरमैन साहब ने कहा है कि लाहौर को अब हम बेस कैंप बनाएंगे और वहाँ से हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक का ऐलान करेंगे, तहरीक चलाएँगे। ऐलान तो उन्होंने कर दिया। अब तहरीक बिल्कुल आप चला रहे हैं महंगाई के हवाले से। अभी आपसे पहले शहजाद कुरैशी भाई हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वो ये कह रहे हैं कि इधर आप पहले सिंध सुधार लें। सिंध में आप 18वीं तरमीम के बाद आपने सिंध को एजुकेशन, हेल्थ में और बाकी डिपार्टमेंट्स में आपने इसको बेहतर करना था, और लाहौर को बेस कैंप तो आप बना रहे हैं। वहाँ से तो आप एक यूसी तक नहीं जीते, और वहाँ से आपने बुनियाद रखी थी, जिस तरह आज चेयरमैन साहब भी कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद वहाँ से रखी थी, अब वहीं से हम बेस कैंप बना रहे हैं। ज्ञान चंद साहब, ज्ञान चंद साहब सुन सकते हैं आप मुझे? जी ज्ञान चंद साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? चलिए, जब तक वो लाइन उनकी मिलती है तब तक मेरी तरफ से इस्तीफे हैं। जी शहजाद कुरैशी भाई, एक चीज़ मैं चाहूँगा आपसे क्विकली पूछ लूँ, फिर मैं सदीकुल फारूक साहब की तरफ जाऊँगा। अब शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि हाथ हमारे ऊपर है, अभी तक हाथ है या हाथ उठ गया? शहजाद भाई, शहजाद भाई तक भी आवाज़ नहीं जा रही। सदीकुल फारूक साहब, अब आप अपनी गुज़श्ता बात भी कंप्लीट कर। जी आ रही है, जी आ रही है, आवाज़ आ रही है। जी शहजाद भाई, मेरा सवाल आपसे ये था, शेख रशीद साहब ने कराची में उन्होंने ये कहा कि अभी हमारे ऊपर हाथ है, हाथ उठा नहीं है। देखिए, शेख रशीद साहब ने जो भी कहा, जी वो उनका ओपिनियन है। आपको पता है वो हमारी पीटीआई में नहीं है। शहजाद भाई पीटीआई में तो नहीं है। सुने आपके वजीर दाखिला हैं हुकूमत के, ज़रा आपकी तर्जमानी हुकूमत की तर्जमानी कर रहे हैं, हुकूमत का हिस्सा है कैबिनेट का। देखें कुछ लोग होते हैं जी जो माशाल्लाह उनकी ये रही होती है हिस्ट्री के, वो जो भी बात कहते हैं वो शायद ज्यादा उनके पास इंसाइड हो। हमें ये पता है कि हमारे इदारों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे हैं। हम सब एक पेज पे हैं। आज भी कौमी सलामती की जो मीटिंग हुई आपने उसमें देखी है। मेरा ख्याल है हमें तवज्जो इस चीज़ पे देनी चाहिए कि हम आवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या कर रहे हैं, ना कि रोजाना एक ही बात करें कि हमें के इदारे के साथ, हमें इदारे हमारे साथ हैं। सब इदारे अपने अपने आइन के दायरे में रह के काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और पहली दफ़ा ऐसा है कि आप जुडिशरी को देखें, आप हमारे आर्मी इंस्टीट्यूशन को देखें, आप हमारी हुकूमत को देखें और इदारों को देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सब अपनी अपनी जगहों पे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। शहजाद भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अपोजिशन ये कह रही है कि अब उन्होंने हाथ उठा लिया है और डील के इशारे आ रहे हैं, तो कोई डील नहीं हो रही। आप सेटिस्फाई हैं कि प्राइम मिनिस्टर किसी से कोई डील नहीं करेंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर तो इंशाल्लाह मैं आपको उनके बिहाफ पे गारंटी दे देता हूँ, कोई डील नहीं करेंगे। और पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ तो आप भूल जाएं। मैं तो ये कहता हूँ नवाज शरीफ साहब को भी अब दवाई लेने गए थे, वापस आ जाएं।
और आप समझते हैं कि कहाँ आ रहे हैं आप उनके ब्याह पे नहीं, उनके बिहार पे नहीं, मैं सिद्दीकुल फारूक साहब कह रहे हैं भाई, मैं तो थोड़ी कह रहा मेरा हूँ। ये सवाल है, क्या वो कोई डील विल करके आ रहे हैं क्या? नहीं, डील तो आपसे भी होगी, हुकूमत आपकी है भाई, आप ही से नहीं करेंगे, नहीं नहीं किससे नहीं डील नहीं, तो करेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ, क्या हो सकता है ये नहीं हो सिर्फ और सकता। सिर्फ बातें? अच्छा, आप लाइन पे इसलिए रहे, मैं सिद्दीकुल फारूक साहब का पॉइंट ले लूं। सिद्दीकुल फारूक साहब, शेख रशीद साहब के बयान को किस तरह देखते हैं, और डील है या नहीं है, ये बताएं हमारे वो जो नाज़रीन को। इनकलाब लाने की ये बातें करते थे, वोट को इज्जत दो ठीक है, और ये सारी साहब चीजें लाइन पे करते, रहिएगा। कहाँ गए? सिद्दीकुल आज वो फारूक आवाम साहब, के लिए वहाँ बैठे हैं ओवर टू यू लंदन में। सर। सिद्दीकुल फारूक साहब, योर टेक प्लीज। अगर आप ये मुझे बात करने दें तो मैं बात करूं। जी, आप पहली ही बात ये है, जी पहली बात ये है कि इमरान खान साहब ने परसों अपनी पार्टी की मीटिंग में ये कहा कि नवाज शरीफ साहब को चौथी मर्तबा वजीर आजम बनाने की कोशिश हो रही है, तो ये तो ठीक नहीं है। तो ये जलजला जो आया हुआ है ये पीटीआई के ईवानों में है और ये इमरान खान साहब फरमा रहे हैं। लेकिन डील वील की बात ये कहते हैं, तो वो एम्पायर की उंगली किसने कहा था कि एम्पायर की उंगली उठेगी, और फिर उठी और फिर वो भागे और फिर एम्पायर ने कहा कि नहीं नहीं, एम्पायर ने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, आप जाए वापस जाए। तो ये एम्पायर की उंगली उठने और करने पे, और हम सारे एक पेज पे हैं, जिसका कुरैशी साहब ने भी कहा जी कि जी वो एक पेज पे होने का मतलब वही है जो इनके वजीर दाखिला ये कहते हैं जी, वो कहते रहते हैं। तो फिर इमरान खान को चाहिए कि ऐसे फजूल आदमी को वजारत दाखिला से हटा दे जो सही। गलत बातें करता है। क्यों उन्होंने वजीर वजीर रेलवे से उठा के वजीर रेलवे को रेलवे चला नहीं सके, वजीर दाखिला बना दिया। ठीक, लेकिन तो भाई तीसरी शेख बात, रशीद साहब की प्रिडिक्शंस, आप बड़ा करीबी जानते हैं उनको, तो उनकी प्रिडिक्शंस सही तो होती हैं, क्या कहेंगे आप? शेख रशीद को तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट लाइफ से। जी जब वो उनके क्लास फेलोज जानते हैं, जब वो स्कूल में थे तो क्लास फेलोज की किताबें गायब हो जाया करती थी और ये छोले खा लेते थे उनको बेच के। बड़ी बात कर रहे हैं सर आप। वो तो बचपन से हैं शेख रशीद साहब, बड़े फनकार और उस्ताद हैं, छोड़ें इस बात को, अच्छा, कभी उनकी कोई बात चलो सच्ची ठीक नहीं है, हुई। छोड़ देते हैं उनको, छोड़ देते हैं। ज्ञान चंद साहब फाइनली जुड़ गए हमारे साथ। चंद साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। एक तो 27 दिसंबर के हवाले से, चूंकि आज पूरी क़यादत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से बरसी के मौका पर इकट्ठी थी। लाहौर को बेस कैंप बना रहे हैं। शहजाद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि लाहौर से अपने एक यूसी तो आपके पास आई नहीं है पिछले इलेक्शंस में, और आप उसको बेस कैंप बना के, आप बेस कैंप सिंध को बनाते, तरक्की करते, 14 सालों में सिंध डेवलप करते 18वीं तरमीम के बाद, तो तब तो बात थी। बुनियाद आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ से रखी, लेकिन बुनियाद में एक यूसी भी नहीं जीत सके। ज्ञान चंद साहब, हमारा बेस रहा है पंजाब में पीपल्स पार्टी की न सिर्फ वहाँ पे बुनियाद रखी, लेकिन जो 70 के इलेक्शंस हुए थे उसमें जुल्फकार भुट्टो ने मेजॉरिटी भी वहीं से ली थी। इसमें कोई शक नहीं, मौजूदा दौर की बात कर रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन से अब तक। 2018 के इलेक्शंस में अगर वो आरडीएस सिस्टम खराब हो गया और किसी सिलेक्टेड को लाना था तो वो अलग चीज है। पीपल्स पार्टी का वहाँ पे स्टेक मौजूद है, वहाँ पे कुछ हमारी सीटें भी हैं, हमारे वर्कर्स हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। तो हमने फैसला किया है कि हम उन सब को ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारी पार्टी में कुछ कमजोरियां थी तो उनको खत्म करके पार्टी को रिवाइव करके आगे बढ़ना है। और हालात कुछ इस किस्म के पैदा हो चुके हैं कि इमरान खान अपनी नाकामियों की वजह से नाकाम हो चुके हैं। अच्छा, मियां साहब लंदन चले गए, पीछे उनकी पार्टी के अपने इश्यूज हैं। तो लोगों को नजर आ रहा है कि सवाए पीपल्स पार्टी के और कोई पार्टी नहीं है जो लोगों के साथ खड़ी हो सकती है, और कोई पार्टी नहीं है जिसकी लीडरशिप में वो क्वालिटी हो कि इस जो नाहल की हुक्मरानी के बाद तबाहशुदा पाकिस्तान को दोबारा संभाल सके। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जब भी उसको इख्तियार मिला है तो मुश्किल हालात में मिला है और पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म किया है। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, 18th अमेंडमेंट भी दी है, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी दिया है, फाइनेंशियली भी मजबूत किया। सर, डील या डील दोनों में से, दोनों चीज़ों की आवाज़ें आ रही हैं, और खास तौर पे ये कहा यह जा रहा है कि शहजाद कुरैशी साहब ने ये बात की, फैसल जावेद साहब जो सेनेटर हैं, आपके कुलीग हैं, उन्होंने भी ये बात की, फवाद चौधरी साहब भी ये बात कर रहे हैं, मैं कोट कर रहा हूँ आपको, कि
चंद देखिए- चंद डिवीजन की जमात है, चंद डिवीजन की बात बगैर जो जमात है इस वक्त सिर्फ सिंध के चंद डिवीजन तक रह गई है, वो नेशनल लेवल पे और वो हुकूमत बनाने की बात ऐसे कैसे कर सकती है? अगर कोई डील है, इशारे मिल रहे हैं, जरदारी साहब का जो बयान था उसके तनाजुर में देखें तो वाकई में आपकी कोई डील हो रही है? देखिए, हमारे पास पंजाब से भी हमारे एमपीएस भी हैं और खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारा स्टेक है। अभी भी जो इलेक्शन हुई थी, हाँ, चूंकि हम कोई सीट तो नहीं निकाल सके, लेकिन हमारा अच्छा खासा वोट निकला है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ मौजूद है। हर सीट पे हमने मुकाबला किया है। बाकी डील या ढील की जो बातें हैं वो और लोग करते हैं। आज बिलावल साहब ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि जो डील करते हैं उनके पास ये शोहदा के कब्रिस्तान नहीं होते। वो इस तरह से सारे रहा नहीं कत्ल किए जाते, कभी जुडिशरी के हाथों, कभी दहशतगर्दी के हाथों, कभी इस तरह से शहीद नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी ज्ञानचंद एक साहब, हिस्ट्री रही है। लेकिन 14 साल से मुसलसल इक़्तिदार है आपके पास सिंध में खास तौर पे, और उस सिंध की किस्मत क्यों नहीं बदल रही सर? सिंध में तरक्की क्यों नहीं हो रही? एजुकेशन आपके पास थी 18वीं तरमीम के बाद, हेल्थ आपके पास, इन दोनों सेक्टर्स में खातिर का काम नहीं हुआ। NICVD हम आपकी तारीफ करते हैं, NICVD अच्छा प्रोजेक्ट, इसके अलावा हमें नहीं नजर आते। इसकी क्या वजह है? 14 सालों में आपकी पॉलिसीज कहाँ चली गई? फंड्स आप कहते हैं कि कभी वफाक पे बात डाल देते हैं, 5 साल आपके पास भी वफाक रहा, तो डेवलपमेंट तो नजर नहीं आ रही सिंध में। यही आपके जो ऑपोजिशन है वो भी आप... मैं समझता हूँ कि कोई चश्मा बदलने की जरूरत है। सिंध में अगर सोलर एनर्जी है तो भी चल रही है, विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, थरपारकर में कोल एनर्जी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं नजर आता, सक्खर IBA नजर नहीं आता, सर सक्खर एनर्जी जो है वो नजर मेगा नहीं प्रोजेक्ट आता तो नहीं है किसी ना। को, तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा ठीक, मैं इशराक कुरैशी से लाइन पे रहिएगा। इशराक कुरैशी साहब कह रहे हैं चश्मा बदलें, अपोजिशन भी और मीडिया पे भी वो इल्ज़ाम लगा देते हैं। हम तो कह रहे हैं भाई NICVD आपका अच्छा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, कुछ छोटे कोई IBA कैंपस बनाने से आप मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं होते। आप बताएं सिंध में आपने क्या देखा? इशराक कुरैशी। हेलो जी इशराक कुरैशी साहब। जी जफीर साहब, मैं वो कह रहे हैं आप चश्मा बदले, आपको सिंध की तरक्की नजर नहीं आ रही। हमने यहाँ पे तरक्की का जाल बिछा दिया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लाड़काना तबाह बर्बाद हो गया है, सिंध की तरक्की नजर आ रही है। सक्खर में खुद अपनी आंखों से देख के आऊँ, नवाबशाह देख के आऊँ, एजुकेशन का हाल देख ले, हेल्थ का हाल देख ले, कोई भी एक ऐसा इदारा उठा लें, 4 ऑपरेशन अगर NICVD में हो रहे हैं माजत के साथ, तो ये भी शहीद ज़ियाउल हक साहब, जिनको ये क्या कहते हैं उसको, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो मर्डर का इल्जाम उन पे लगता है, तो ये तो उनका बनाया हुआ था। मैं तो हैरान होता हूँ कि उनके इदारों पे ये लोग इतना नाच रहे हो, खुश हो रहे होते हैं। इनका हाल तो ये, कराची की ना सड़कें, ना रोड्स हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कुछ है। हाल ये है कि लाड़काना, दादू, शिकारपुर के अंदर लोग गधा गाड़ी के ऊपर एम्बुलेंस के जरिए मुंतकिल कर रहे होते हैं। रेबीज की दवाइयां नहीं है, कुत्ते काटने की इनके पास दवाइयां नहीं है। हाल इनका ये है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है। कोई मुझे एक महकमा, एक UC बता दें जो मॉडल हो, जिसपे ये फख्र कर सकेंगे इन्होंने ये बनाई है। जफीर साहब, मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस तरह से टीवी पे बैठ के अपनी क़यादत को और अपनी सिंध हुकूमत को डिफेंड करते हैं। कोई एक चीज मुझे बता दें कि इन्होंने कोई हाल बेहतर किया हो। इनका हाल तो ये है कि अब इन्होंने इतनी तफरीक करना शुरू कर दी है कि शहर और हमारे जो छोटे शहर हैं, जो इंटीरियर सिंध कहलाता है, उसमें इतना डिफरेंशिएट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो इंटीरियर सिंध को तरक्की इन्होंने दी नहीं, अब हाल ये है कि ये शहरों का हाल भी वही ये कर चुके हैं कि इसको मोंजोदाड़ो बना रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये सिंध सूबा हर लिहाज से पीछे चला जाए। हाँ, एक चीज में इन्होंने तरक्की की है, सुबह शाम करप्शन करते हैं, 24 घंटे करप्शन करते हैं, इनके गुजरा करप्शन में है। इनका हाल ये है कि इनके जो स्पीकर साहब हैं वो खुद नैबजादा हैं, मुराद अली शाह पे नैब के केसेस हैं, सब पे नैब के केसेस हैं। हाल ये है कि अभी तक ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कातिलों को नहीं पकड़ सके। इनकी 5 साल गवर्नमेंट थी और ये कब तक रतो डेरों में या वहां पर उनके मजार के ऊपर ये झूठी कस्में खाते रहेंगे। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, अगर ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा से मुखलिस हैं, अगर ये उनके कातिलों को गिरफ्तार करें, उनको सजाएं दें, फिर इनको वो है। अब तो इनके जो जियाले हैं, जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर में PTI ज्वाइन की थी या उसके बाद के ये लोग हैं, वो इनसे अब दिल बर्दाश्त हो चुके हैं। उनको पता है कि ये जरदारी टोला है। लाइन पे रहिएगा, मैं ज्ञान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, फिर मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है। ज्ञान साहब,
आपने इशराक कुरैशी साहब को सुना, वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक मॉडल आप यूसी मॉडल बता दें, लाड़काना का उन्होंने तज़किरा किया, वहाँ कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक नहीं है, ज़रा भुट्टो बीबी का वो शहर और आपका सियासी किबला है, वो ये कह रहे हैं उसको तो मॉडल नहीं बना सके आप। ज्ञानचंद साहब देखिए, इनको शहरों के नाम आते हैं, इन्होंने बात कर दी। इनको नवाबशाह में बना हुआ जो गर्ल्स कैडेट स्कूल है वो भी नजर नहीं आता। इनको लाड़काना के जो है वो नजर नहीं आता, जो कायदा यूनिवर्सिटी के कैंपस बने हुए हैं, जो गर्ल्स का पीपल्स मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना हुआ है वो भी इनको नजर नहीं आता। एनआईसीटी को भी नजर अंदाज कर रहे थे। लाड़काना और खैरपुर साथ साथ है। गम्बट इंस्टीट्यूट जो है वो लाड़काना के करीब ही है, जहाँ पे मुफ्त इलाज होता है। इस तरह से नहीं है कि आप महंगाई पे महंगाई करते जाएं, दवाइयाँ लोगों को पहुंच से ऊपर कर दें और खेलते रहें हेल्थ कार्ड। सिंध में मुफ्त में इलाज होता है, एनआईसीटी में मुफ्त में लाखों रुपए का इलाज होता है, गम्बट में मुफ्त में इलाज होता है, आईबीएस सक्खर में स्टेट ऑफ आर्ट जो है वो एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एजुकेशन मिलती है। और हेल्थ फैसिलिटीज जो सिंध में है वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, उसका कोई मुकाबला नहीं है। पूरे पाकिस्तान उससे बेनिफिट लेता है। कौन जाता है खैबर पख्तूनख्वा में इलाज करवाने? खैबर पख्तूनख्वा के लोग आते हैं सिंध में, पंजाब से भी लोग आते हैं सिंध में, वो आते हैं, ठीक है। हमने ये स्ट्रक्चर डेवलप किया तब आते हैं ना, वो हमें देखने नहीं आते डॉक्टरों की। लेकिन कहाँ आते हैं? देखिए आगा खान जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ आते हैं। कोई जिना हॉस्पिटल में तो इलाज कराने नहीं आता, कोई सिविल हॉस्पिटल तो इलाज कराने नहीं आता। ज्ञानचंद साहब एनआईसीवीटी में नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। एनआईसीवीटी का मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि 14 साल में एक एनआईसीवीटी है। हम कब कह रहे हैं? मैंने पहले आपके सवाल से पहले मैंने कहा कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है, हम तारीफ करते हैं। ऐसे बड़े नाम होंगे तो अपोजिशन भी तारीफ करेगी आपकी। सिविल अस्पताल, उसका ट्रॉमा सेंटर से लेकर जो चीजें वो नजर नहीं आती हैं। चले ज्ञानचंद साहब आखिर सुने, अब ये तो हो गया, सिंध की सूरत हाल तो हो गई। आपने पंजाब को बेस कैंप बनाया है, लाहौर को बेस कैंप बना रहे हैं, और मियां साहब भी सुना है वापस आ रहे हैं, तो पीडीएम से इत्तेहाद मुमकिन है, तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं पंजाब में मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर, चूंकि अकेले तो आप वहां ला नहीं सकते। देखिए, हमारी पहली कोशिश ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए हम जदोजहद करें, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये था कि नो कॉन्फिडेंस। हमने कोशिश की कि नवाज लीग को कन्वेंस कर सके, उनके पास स्ट्रेंथ है, इससे कोई इनकार नहीं है। अगर वो आ जाते तो हम अपने कोशिश करके उसको कामयाब करने में उनकी मदद करते। लेकिन उनको अच्छा लगता है कि बोझदार बैठे रहे, उनको अच्छा लगता है कि इमरान खान को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि उन्होंने जेल से बाहर भेजा है ना। अच्छा, ये आप कह रहे हैं इमरान खान ने उनको जेल से बाहर भेजा? चेयरमैन साहब का बिलावल साहब ने कहा है कि हमारा वहाँ पे वर्कर भी बैठा हुआ है, वहाँ पे स्टेक है, पीपल्स पार्टी ने वहीं से ग्रो किया। उन सब पुराने कारकुनों को हम दोबारा इकट्ठा कर रहे हैं, और ठीक है, पता लग जाएगा कि वो कैसे। सेनेटर साहब लाइन पर रहिएगा। सदीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। सर ये तो कह रहे हैं कि चूंकि नवाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब ने बाहर भेजा, इसलिए उनके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है, वही मतलब जो डील और ढील की बातें होती हैं। सदीकुल फारूक साहब, आप तो वोट को इज्जत दो, आप तो मियां साहब ने नारा लगाया था कि हम तो नजरियाती हो गए। पहली बात तो ये है कि आपने आज 27 दिसंबर को पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन कहा। बिल्कुल, तो मैं याद दिलाऊंगा कि 16 दिसंबर स्याह तरीन दिन है। बिल्कुल है सर, वो 16 दिसंबर जब पाकिस्तान गया था। बिल्कुल है सर। ये मैं बात करूं या अभी कोई और बात कर रहा है? नहीं आप करें, आपके पास है माइक। हाँ जी, 16 दिसंबर, और फिर उसके बाद 16 दिसंबर फिर स्याह तरीन दिन बना जब पेशावर, जी हाँ, तो वहाँ बच्चे 250-300 बच्चे शहीद हो गए। और 27 दिसंबर बिलाशुबा स्याह दिन है जिसपे इतनी बड़ी अजीम नवाज शरीफ साहब सबसे पहले पहुंचे अस्पताल। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि पीएमएल के अंदर, पीएमएलएन के अंदर कोई इशू नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ना क़यादत का इशू है, ना पॉपुलैरिटी का कोई मसला है, ना पार्टी अंदर से कोई किसी किस्म के झगड़े का शिकार है। वाहिद लीडरशिप नवाज शरीफ साहब की, सब उनकी लीडरशिप पर मुतफिक हैं और उनके अहकामात मानते हैं।
मुस्लिम लीग नून के अंदर मुशावरत है और उस तरह चल रही है। और अभी आप आइंदा ज़िमनी इलेक्शन आपने देख लिए उनके नतायज, जी बिल्कुल। कैंटोनमेंट बोर्ड के लोकल बॉडीज के इलेक्शन आपने देख लिए उनके नतायज, आइंदा भी इंशाल्लाह आप देखेंगे। बिल्कुल तीसरी बात जो जी मैं ये कहूँगा कि जेल, जो मेरे दोस्त ने कहा शहजाद कुरैशी ने कि हम साफ कर रहे हैं, जेलें साफ भी करें और कोई अच्छी अच्छी जेलें 2-3 बना लें, क्योंकि ये जो करप्शन पीटीआई ने की है इमरान खान साहब समेत, गंदम एक्सपोर्ट करना, गंदम इंपोर्ट करना, चीनी एक्सपोर्ट करना, चीनी इंपोर्ट करना, दवाइयों की कीमतें 6 गुना बढ़ाना और कोविड-19 के गैर मुल्की इमदाद को गबन करना, पेट्रोल, गैस, इनमें सब ये जो माल बनाए हैं ना जी, ये सारे, ये अब इन पर मुकदमे बनेंगे और इमरान खान समेत और बुजदार समेत ये लोग जाएंगे जेल में। अच्छी जेलें बनाए ताकि वहां इनके दिन जरा अच्छे कटें इंशाअल्लाह। अच्छा। आगे इन्होंने कहा कि जी अवाम की फलाह बहबूद, हाँ। भाई अवाम की फलाह बहबूद का आपने काम किया है? यानी आप कहते हैं जी गरीब अवाम आप मकान आसानी से बना सकेंगे। सरिया जो हमारे दौर में ये कौन सी आवाम की ये 60 फलाह बहबूद है कि हाँ, जिसके लिए वो हमेशा लंदन जाके बैठ जाते हैं? मैं तो हैरान हूँ। और कौन 4 लोग हैं जो रुपए इनको टन फॉलो का करते हैं? सरिया ठीक। आज 1,95,000 टन है। ठीक है। सीमेंट जो हमारे दौर में 400 रुपए की बोरी थी, 750 रुपए की बोरी है। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है 2 से 3 गुना उसकी कीमतें हो गई हैं। ये मकान गरीब के लिए बनाना आसान हो गया है या नामुमकिन हो गया है? ठीक। आप ज़राअत पे आ जाएं, आपने मैं ज़राअत उस तबाह पे कर दी है। ज़राअत पे भी आऊंगा सर, क्योंकि वक्त कम है। मुझे सेनेटर ज्ञानचंद साहब ने जो कहा है कि क्योंकि टिल्ड है मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, इसमें कितनी सच्चाई है? यार अब ज्ञानचंद साहब ने कोई बात तो करनी थी ना। मुझे अफसोस हो रहा है कि सेनेटर ज्ञानचंद, जो मुझे भी जानते हैं, जी बिल्कुल। वो ये बात कर रहे हैं। यानी नवाज शरीफ साहब की उन्हें भी और फिर बाद में जरदारी साहब को भी स्लो पॉइजनिंग की गई और उससे उनके प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हुए। और बैन अवी सतह पे बाज मुल्कों में जो जिन लोगों को स्लो पॉइजनिंग के जरिए कत्ल किया गया, उसमें यही दवाई जहर इस्तेमाल की गई। ये तो खुदा का शुक्र है कि फिर इन्हें डर खौफ लाक हुआ और नवाज शरीफ साहब को जब हल्का सा एक, हल्का नहीं बल्कि हार्ट अटैक हुआ और शोर मचा, तो फिर उन्होंने जनाब अली वो इलाज कराना और फिर उन्हें बाहर भेजने के लिए खुद रिपोर्ट दी कि इस बीमारी का इलाज मुल्क के अंदर नहीं हो सकता। फिर काबीना ने मंजूरी दी, नवाज शरीफ ने कोई दरखास्त नहीं दी। लेकिन ये शहजाद कुरैशी साहब को पता ही नहीं है, ये बैठे हुए बस बातें करते हैं और पीटीआई वालों से बातें जो है ना इनसे आप करवा लें। ठीक, इसमें कोई ये जी जी ये लाश पे भंगड़ा डाल सकते हैं और शादी में ये मातम की आवाजें निकाल सकते हैं। ये सूरज निकला हुआ तो कह सकते हैं कि स्याह रात है, और ठीक। स्याह रात हो तो ये कह सकते हैं कि सूरज निकला हुआ है। ठीक ये है। इनकी खूबी। ठीक ठीक है। हाँ। सदीक साहब लाइन पर रहिएगा। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आप अगर मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा। वो कह रहे हैं कि आप इस तरह के इल्ज़ाम तो ना लगाएं, और उन्होंने कहा कि किस तरह जो जरदारी साहब के खिलाफ और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश हुई, और आप संजीदा सियासतदान हैं तो आपसे वो इस बयान की तवक्को नहीं कर रहे थे। गुफ्तगू आपने सुनी। ज्ञानचंद साहब तक भी आवाज़ नहीं आ रही और शहजाद कुरैशी साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद नहीं है। और ज्ञानचंद साहब आप सुन सकते हैं मुझे? हाँ। जी जी कोई ज्ञानचंद और साहब। सवाल मुझसे? जी ज्ञानचंद साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपने सुनी सदीकुल फारूक साहब की गुफ्तगू। वो ये कह रहे हैं कि आपसे ये इस तरह के बयान की तवक्को नहीं थी। क्या कहेंगे सदीकुल जी? ज्ञानचंद साहब जी देखें, ये जो भी कहते रहे, हमें ये है कि मैदान में रहना चाहिए। हम तो वो गिला कर रहे हैं कि हमें जेलों से लाशें मिली हैं, हमें जेलों से जबान कटे आसिफ अली जरदारी वापस मिलते हैं, हमारे लोगों पे तशद्दुद होता है, कोड़े लगते हैं। हम चीजों की गिला करते हैं, इस रियासत से करते हैं, रियासत पे जो डोमिनेट है उनसे करते हैं। 16 दिसंबर की अपनी अहमियत है, लेकिन 16 दिसंबर की जिम्मेदारी भी किसी पे तो डालनी पड़ेगी ना। वो एटीट्यूड से जो टूवर्ड्स जो फेडरेशन के यूनिट्स हैं उनकी तरफ जो एटीट्यूड किसका है और कैसे रहा है, और उसके उस एटीट्यूड उस रवैये को किसने पाल के आगे बढ़ाया है। तो अभी हालात कुछ बेहतर।
ठीक है। अच्छा, वक्त चूंकि खत्म हो गया, सेनेटर साहब आखिरी पॉइंट आपसे लूंगा। क्या मिलके आप और नून लीग मिलके हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे? एक प्लेटफॉर्म से अलग अलग तो कर ही रहे हैं। आखिरी पॉइंट सर। देखिए, यकीनन अगर वो आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ठीक रहकर करते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। हमने उनके आईनी तौर पे आइन के अंदर रहते हुए अगर वो स्ट्रगल करेंगे, आप उनके साथ देंगे। सिद्दीक उल फारूक साहब, सेम सवाल आपसे है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर क्यों नहीं स्ट्रगल करते ताकि हुकूमत पे प्रेशर डाल सकें? जैसे कौमी असम्बली के अंदर इस वक्त सारी अपोजिशन इकट्ठी है, जी जी, हम पसंद करेंगे और बल्कि ये मुल्क के मफाद में है कि आइन की इन लेटर एंड स्पिरिट अमलदारी के लिए पीपल्स पार्टी भी जिस तरह पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन मान के चल रही है, ठीक है। इसी तरह मुल्क से बाहर भी पीडीएम के साथ मिलके चले ताकि आइन की अमलदारी। चले, बहुत शुक्रिया सिद्दीक उल फारूक साहब, आपका शुक्रिया। सेनेटर ज्ञानचंद साहब आपका शुक्रिया। सिद्दीक रशीद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।